आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 20 अगस्त 2025। मैं हूं आदिल खान आज़ाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल्स से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे, जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे गजा सिटी पर कब्जे की तैयारी, सबसे बड़ा ऑपरेशन गिडियॉन्स चैरियट्स 2 लॉन्च। गजा में टेंट और शेल्टर पर लगी पाबंदी, क्या खेमों के पोल से रॉकेट लॉन्चर बना रहे हैं फिलिस्तीनी। यूएई ने गजा के लिए 7.5 किलोमीटर लंबी पानी की पाइपलाइन बिछाई, हर रोज 6 लाख लोगों को मिलेगा साफ पानी। ईरान ने तैयार की नई मिसाइलें, इसराइल को दी तबाह कर देने की धमकी। और रूस ने फिर बरसाए ड्रोन, यूक्रेन की स्पेशल फोर्सेस को भी मार गिराया। चलिए बड़ी खबर से करते हैं शुरुआत। गजा में अब जुल्म की हर इंतहा पार होने के आसार हैं, क्योंकि इसराइल ने अब तक का अपना सबसे खूनी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इसराइल ने गजा सिटी पर कब्जे का प्लान पास कर दिया है, नाम दिया है गिडियॉन्स चैरियट्स 2। इसी के बारे में तफसील से बताने जा रहा हूं आपको। दोस्तों, गजा की तबाह जमीन पर अब एक और खतरनाक मोड़ आ गया है। इसराइल ने गजा सिटी पर पूरा कब्जा करने की अपनी नई फौजी प्लानिंग को मंजूरी दे दी है, बाकायदा पास कर दिया है, हरी झंडी देती है। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया है गिडियॉन्स चैरियट्स 2। इस प्लान को इसराइली डिफेंस मिनिस्टर इस्राइल कैट्स ने हरी झंडी दी है। इसे आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एयाल ज़ामिर और उसकी सीनियर कमांड टीम ने पेश किया। इस बड़े मिलिट्री ऑपरेशन के तहत गजा सिटी को 4 फेज में घेरे जाने की तैयारी है। साउथ गजा में लोगों को खदेड़ना है इसका मकसद। दूसरा मकसद है या दूसरा फेज है गजा सिटी से सिविलियंस की निकासी। तीसरे फेज में सिटी का चारों तरफ से मुहासरा किया जाएगा, घेराव किया जाएगा। और चौथे फेज में गजा सिटी पर ज़मीनी धावा यानी ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। इसराइल इस ऑपरेशन के लिए लगभग 60,000 रिजर्व फौजियों को बुलाने की तैयारी में है। इनमें से 50,000 को सितंबर में भर्ती किया जाएगा, किए भी नहीं गए। इस प्लान का सीधा मकसद है हमास को अलग थलग करना और गजा सिटी पर पूरा कब्जा जमाना। सितंबर में बस 10 दिन है, याद रखिएगा, यानी अब से 10 दिन में ऑपरेशन तेज हो जाएगा। फौजी तो अभी बहुत है इनके पास। हालांकि इस फैसले पर सवाल भी उठ रहे हैं। होस्टेज एंड मिसिंग फैमिलीज फोरम ने डिफेंस मिनिस्टर कार्ट्स और आईडीएफ चीफ से फौरन मुलाकात की मांग की है। उनका कहना है कि ऑपरेशन कहीं ऐसे हालात पैदा ना कर दे जिसमें होस्टेजेस बनाए गए इस्राएली सिटीजन्स मारे जाएं। दोस्तों, ये सब उस वक्त हो रहा है जब मिस्र और कतर की मदद से 60 दिन के सीज़फायर और आधे होस्टेजेस की रिहाई पर बातचीत चल रही है। इस बीच गजा सिटी से हज़ारों लोग पहले ही ज़मीनी हमले के आसार के मद्देनज़र वेस्ट और साउथ की तरफ भागने लगे हैं। जी, आम लोग लड़ नहीं सकते, वो भाग ही रहे हैं। अपना सब कुछ पीछे छोड़कर वो भाग रहे हैं और वो नहीं जानते कि वापस कभी अपने घर लौट भी पाएंगे या इसराइल हमेशा के लिए उनका शहर कब्जा लेगा। गजा में अब हालात वाकई बहुत ज़्यादा ख़राब होने के आसार हैं। दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। गजा के लोगों की छतें गिराने वाला नेतन्याहू अब टेंट तक रोक रहा है। गजा की बर्बाद सड़कों पर लोगों के सिर ढकने के लिए बचा ही क्या है, न घर बचे न छत। अब जब इंसान सिर पर डालने के लिए बस एक टेंट चाहता है, उस पर भी इसराइल ने पाबंदी लगा दी है। यूएन की इंसानी मदद की एजेंसी OCHA के स्पोक्सपर्सन जेम्स लाके ने कहा है कि इसराइल पिछले 5 महीने से टेंट और शेल्टर का सामान गजा में जाने ही नहीं दे रहा। इस दौरान 7 लाख से ज़्यादा लोग बेघर या बार बार बेघर किए गए। जो कभी कभार टेंट मिला भी, दोबारा भगाए जाने पर लोग उसे उठा तक नहीं पाए। इसराइल की दलील क्या है, सुनिए और पेट पर हाथ रखकर हंसिए या माथा पीट लीजिए। टेंट के खंबे यानी कि पोल्स का फौजी इस्तेमाल हो सकता है, यानी रॉकेट लॉन्चर या बंदूक बनाने में काम ले सकती है हमास की अल-कस्साम ब्रिगेड या कोई भी फ़लस्तीनी। यानी बच्चों को धूप बारिश से बचाने वाला कपड़ा और पोल भी, खंबा भी अब इसराइल की नज़र में एक हथियार है। यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि सारी पाबंदियां और ब्यूरोक्रेसी की परतें जानबूझकर इस तरह बनाई गई हैं कि राहत का सामान तेज़ी से पहुंच ही ना सके। अब सवाल ये है कि गजा के लाखों लोग खुले आसमान के नीचे हैं, न खाने का भरोसा न पानी की गारंटी, और अब टेंट भी बैन। इतना कौन डरता है भाई? दुनिया का साजो सामान तुम्हारे पास है, अमेरिका की खैरात की मदद हथियारों वाली तुम्हारे पास है। बच्चों के सिर पर पड़ने वाले साए से भी अगर किसी को खतरा लगने लगे तो समझ लीजिए कि उसका डर कितना गहरा है। मैं तो समझ रहा हूं, आप समझ रहे हो।
दोस्तों, हमने कई दिन पहले आपको बताया था कि यूएई ने गजा की प्यास बुझाने का बीड़ा उठाया है और इस खबर में अब एक बड़ी अपडेट आई है। मिस्र से लगते रफा से लेकर गजा के अल मवासी इलाके तक 7.5 किलोमीटर लंबी पानी की पाइपलाइन तेजी से बिछाई जा रही है। ये काम हो रहा है ऑपरेशन शिवलेस नाइट 3 के तहत। हालांकि पानी की पाइपलाइन बिछाना आसान काम नहीं है और जंग से जूझ रहे इलाके में ये और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसमें ज़्यादा वक्त और लग रहा है। लेकिन अब ये काम जल्दी होने वाला है। पाइपलाइन बिछाने की कई तस्वीरें सामने आई हैं जो आप देख रहे हैं। इस लाइफलाइन प्रोजेक्ट का मकसद है कि हर रोज़ 6 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनी भाई बहनों को 15 लीटर साफ़ पानी पीने का मिल सके। हर बंदे को 15 लीटर, क्योंकि गजा में हालात इतने बदतर हैं कि जंग के दौरान 80% से ज़्यादा पानी का स्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। यानी यहाँ इसराइल गजा के लोगों से ज़िंदगी की बुनियादी नेमतें छीनने पर तुला है, वहीं यूएई उन्हें ज़िंदगी की सांस वापस देने की कोशिश कर रहा है। ये ऐसी मदद है जिसको कोई बम, कोई टैंक, कोई नाकेबंदी रोक नहीं सकती। पूरी इजाज़त के साथ ये पाइपलाइन बिछाई जा रही है। 7.5 किलोमीटर बहुत लंबा होता है। इसकी रोड बनाई जाए या पाइपलाइन बिछाई जाए, बहुत वक्त लगता है। हर कोई नहीं बिछा सकता, और वक्त इसलिए भी लगता है क्योंकि गजा में जंग है, वहाँ कोई आमों का सीज़न नहीं आया हुआ है। कई लोग हमसे पूछ रहे थे कि उसका क्या हुआ, उनके पूछने का अंदाज़ बता रहा था। तो आज खबर आई है तो बताएंगे भाई, पेट से पैदा करके तो नहीं बताएंगे। तस्वीरें भी आ गई तो दिखा दी। पहुँच तो गया है, अब ये पाइपलाइंस जाकर जुड़ेंगी, फिर ये पंप से कनेक्ट होंगी, फिर इसमें पानी आएगा। पानी है, आने में वक्त लगता है, जाने में नहीं। चलिए अब ईरान की खबर का रुख करते हैं, जहां नई मिसाइलें बनकर तैयार हैं और इसराइल को तबाह करने के लिए बेताब हैं। इसराइल के लिए ईरान ने नई मिसाइलें ईजाद कर ली हैं और दे डाली है हमले की वार्निंग। तेहरान से बड़ी खबर है, ज़रा गौर से सुन लीजिए। ईरान के वज़ीर दिफा यानी डिफेंस मिनिस्टर ब्रिगेडियर जनरल अजीज़ नासिरज़ादे ने साफ अल्फाजों में ये वार्निंग दी है कि अगर इसराइल ने फिर किसी तरह की जंगजू हरकत की, फिर कोई हमला किया, तो उसे ईरान की नई और पहले से कहीं ज़्यादा ताकतवर मिसाइलों का सामना करना पड़ेगा। ये बीच में जो टोन आई थी उससे आपको कोई और याद आ गया होगा। खैर, नासिरज़ादे का कहना है कि 12 रोज़ा जंग में ईरान ने जो मिसाइलें इसराइल पर दागी वो कई साल पुरानी थीं, मगर फिर भी सीधे निशाने पर लगीं और भारी नुकसान पहुंचाया। कह रहा है कि पुरानी मिसाइलों से तुम्हारे धुर्रे उड़ा दिए थे, नई वाली से तुम्हारा क्या करेंगे तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। खैर, बढ़ते आगे। तो ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि आज हमारे पास वो मिसाइलें हैं जिनकी क़ुव्वत और रेंज पहले से कहीं गुना ज़्यादा हैं। अगर दुश्मन ने फिर से गलती की तो हम बिना हिचक के इन्हीं नई मिसाइलों से जवाब देंगे और लाल कर देंगे। सहलाते रहना सूजी पड़ी रहेगी। जनरल का दावा है कि उस 12 दिन की जंग में ईरान ने सिर्फ इसराइल नहीं बल्कि अमेरिका की पूरी मदद, लॉजिस्टिक्स और इंटेलिजेंस से लैस एक बड़ी ताकत का सामना किया। हमने देखा वाकई ईरान ने सामना किया और बहादुरी से किया। इसराइल ने अपनी पूरे एंटी मिसाइल सिस्टम, आयरन डोम, पैट्रियट, एरो से लेकर थार्ड तक सब झोंक दिए, लेकिन फिर भी ईरान की ज़्यादातर मिसाइलें आखिरी दिनों में 90% तक सीधे टारगेट हिट कर रही थीं। वो दुनिया ने नज़ारा देखा। उन्होंने ये, मैं कह रहा हूँ सबने देखा, हमने देखा, आपने देखा। उन्होंने ये भी कहा कि असल नुकसान छुपाने के लिए इसराइल ने मीडिया पर सख्त सेंसरशिप लगाई, लेकिन सच रफ्ता रफ्ता बाहर आ गया और दुनिया ने देख लिया कि ईरान के हथियार अपने दम पर कितने असरदार हैं। साफ है मेरे दोस्तों, ईरान का मैसेज ये है कि अगर इसराइल ने एक कदम भी आगे बढ़ाने की हिमाकत की तो उसका जवाब पुराने हथियारों से नहीं बल्कि नई तबाही खेज मिसाइलों से मिलेगा, और यह अल्टीमेटम बड़ा सीरियस है। अब रूस और यूक्रेन की कुछ खबरें देख लेते हैं। द कीव इंडिपेंडेंट यूक्रेन का अखबार है, इन्होंने आज 20 अगस्त को ये बताया कि रशियन ड्रोन स्ट्राइक ऑन यूक्रेन सूमी ओब्लास्ट इंजर्स 14 इंक्लूडिंग चिल्ड्रन। यूक्रेन कह रहा है कि आज फिर रूस ने हमारे ऊपर एक बड़ा ड्रोन हमला किया और सूमी ओब्लास्ट रीजन में ये ड्रोन्स आकर अपने टारगेट्स को हिट करने में कामयाब रहे, और इस कामयाबी के नतीजे में 14 यूक्रेनी ज़ख्मी हो गए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, ये बताया गया। इसके अलावा ये कहा गया है कि रूस के हमलों में जब से ये बात सीज़फायर की होने लगी है तब से तेज़ी आने लगी है, और इसके अलावा भी
ये अब मैं आपको एक एडिशनल अपडेट इसी खबर में दे देता हूं कि कल से 24 घंटों में रूस के हमलों में 3 यूक्रेनी मारे गए हैं। एक और ख़बर यह है जो रशिया के अखबार की RT टुडे की है, रशिया टुडे की। वेस्टर्न ट्रेंड यूक्रेनियन सैबोटेज ग्रुप बस्टेड। कहा गया है कि एक ग्रुप जो इंतशार फैलाने या यूँ कहें कि उथल पुथल मचाने, तोड़फोड़ मचाने रशिया में घुस रहा था, उसे वो वेस्टर्न ट्रेंड था, वेस्ट की कंट्रीज़ ने उसे ट्रेंड किया था और यूक्रेन का ये सैबोटेज ग्रुप था, उसको पकड़ लिया गया है, उस पर शिकंजा कस दिया गया है। FSB ने उनके इरादे नाकाम कर दिए हैं। इनमें से कीव की यूक्रेन की स्पेशल फोर्सेस के 3 ऑपरेटिव मारे गए हैं और 3 को गुद्दी से पकड़ लिया गया है। अब उनसे और राज उगलवाए जा रहे हैं और इस लड़ाई में कई हथियार भी हासिल हुए हैं यूक्रेन की FSB को, रशिया की FSB को, और उन हथियारों की तस्वीरें भी उन्होंने दिखाई हैं। खैर, एक और ख़बर है द कीव इंडिपेंडेंट के हवाले से और थोड़ा सा चौंकाती है, लेकिन ये बात है कि इंडिया रिज्यूम्स रशियन ऑयल इंपोर्ट्स डिस्पाइट US टैरिफ्स, ब्लूमबर्ग रिपोर्ट्स। ब्लूमबर्ग की खबर के हवाले से कीव इंडिपेंडेंट लिखता है कि अमेरिका की तरफ से पाबंदियां और टैरिफ्स लगाए जाने के बावजूद इंडिया ने रशिया से ऑयल इंपोर्ट वापस शुरू कर दिया है। अब इंडिया ने क्या ट्रंप की पाबंदियों से और टैरिफ बढ़ने से डरकर ये कदम वापस लिया था? नहीं, उसकी कुछ और वजहें थीं, लेकिन इंडिया खुलकर, ये बहुत अच्छी बात है कि इंडिया खुलकर रशिया से ऑयल ले रहा है बावजूद डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों से। इससे इंडिया जैसे मुल्क की मजबूती झलकती है। हाँ, लेकिन इस सस्ते तेल का फ़ायदा वहाँ की आवाम को नहीं मिल रहा, इंडिया के हुक्काम को मिल रहा है और वहाँ के अफसरान को पता नहीं, लेकिन जो कंपनी ओनर्स हैं ऑयल रिफाइनरीज, इन सब को खूब ये लोग मोटी चांदी काट रहे हैं। सस्ता तेल ले रहे हैं, वही महंगे दामों पे बेच रहे हैं, हुकूमत का ख़जाना भर रहा है, आवाम की जेब खाली हो रही है। खबर में दोनों पहलू रखने चाहिए। अगर आप किसी एक तरफ की बात करते हैं तो आप एजेंडा चलाते हैं, प्रोपेगेंडा चलाते हैं। याद रखिएगा, एजेंडा और प्रोपेगेंडा से बचने की बहुत कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये आपको अंधभक्त बना देता है। अंधभक्त होने के लिए आपको किसी पार्टी का मुरीद होना ज़रूरी नहीं, किसी मुल्क का भी मुरीद अंधभक्त कहलाया जा सकता है। आंखों से देखिए ताकत कौन है, कौन क्या कर सकता है, किसने गलत किया है, किसने कितना सही किया है, सब परखिए। और मेरी मानिए तो खबर को खबर की तरह देखिए, वरना एक दिन वो आएगा कि आप टीवी की तरह मोबाइल फ़ोन को भी बंद कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी प्रोपेगेंडा और एजेंडा की भरमार लगती जा रही है। खबर वहीं देखिए, मुझे भी छोड़ दीजिए, वहीं देखिए जहाँ दोनों तरफ की खबर दिखाई जा सके, जहाँ उसके भी गलत काम गिनाए जा सकें जिसे आप पसंद करते हो। खबर वहीं देखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।